इंडिया में मारुति सुजुकी को सिर्फ एक कार ब्रांड नहीं बल्कि एक इमोशन माना जाता है। और हो भी क्यों ना, ये ब्रांड अपनी कार के साथ साथ लुक्स और अफोर्डेबिलिटी की वजह से इंडियन मिडिल क्लास लोगों की पहली पसंद जो बन चुका है। लेकिन क्या आपको पता है, इंडिया में सबसे ज्यादा बिकने वाली मारुति सुजुकी की ये कार सेफ्टी के मामले में सबसे ज्यादा बदनाम है। और आज जिस कंपनी को हम इंडिया की सबसे बड़ी कार कंपनी के रूप में देखते हैं, कुछ दशक पहले उस कंपनी के साथ कोई भी पार्टनरशिप करने तक को तैयार नहीं थी। अब सवाल ये है कि सबसे अनसेफ गाड़ियां बनाने के बाद भी मारुति सुजुकी के व्हीकल्स ही सबसे ज्यादा क्यों बिकते हैं। कैसे ये कंपनी संजय गांधी का ड्रीम प्रोजेक्ट बनी और एक बार बंद होने के बाद दोबारा कम बैक करके इस ब्रांड ने कैसे इतिहास रच दिया। चलिए सबको डिटेल में जानेंगे आज के इस वीडियो में। दोस्तों, मारुति सुजुकी की कहानी शुरू होती है आज 23 साल बाद, यानी कि 1970 से। उस समय देश बहुत बुरे दौर से गुजर रहा था। न लोगों के पास खाने के पैसे थे और ना ही रोजगार का कोई साधन। देश अभी आजादी से हुई तबाही से पूरी तरह से उभरा भी नहीं था कि 1965 में पाक वॉर और 1967 में इंडो चाइना वॉर ने रही सही कसर भी पूरी कर दी। लगातार चल रहे वॉर से देश की इकोनॉमी डाउन होने लगी और महंगाई तो इतनी बढ़ गई कि लोगों की थालियों से रोटियां तक गायब होने लग गई। अब एक तरफ तो भारत इन सभी परेशानियों से बाहर निकलकर अपने पैरों पर खड़ा होने की ट्राई कर रहा था, वहीं दूसरी तरफ पूरी दुनिया में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन ने जोर पकड़ लिया था और इसके साथ ही कार्स के मार्केट भी बूम करने लगी थी। लेकिन अभी तक हमारा देश इन सभी रिवॉल्यूशन से काफी दूर था, क्योंकि यहाँ के लोगों के पास इतने पैसे ही नहीं थे कि महंगी विदेशी कार को अफोर्ड कर सकें। ऐसे में उस समय की प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी ने एक ऐसी स्वदेशी कार बनाने का सपना देखा जिसे लोग अफोर्ड कर सकें। इसी दौरान 16 नवंबर 1970 में मारुति टेक सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड यानी कि MTSPL की नींव रखी गई, जो कि एक टेक सपोर्ट कंपनी थी। इस कंपनी का काम कार की मैन्युफैक्चरिंग में और असेंबलिंग में असिस्टेंस प्रोवाइड करना था। फिर आया साल 1971, जब उस टाइम प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी और उनके कैबिनेट्स ने पीपल्स कार प्रोजेक्ट के सपने को पूरा करने के लिए MTSPL को चुना। और फिर 9 जून को कंपनी एक्ट के तहत इसे एक्वायर करके इसका नाम बदलकर मारुति लिमिटेड कर दिया गया। साथ ही इंदिरा गांधी के बेटे संजय गांधी उस कंपनी के MD बनाए गए। उस समय संजय गांधी की उम्र सिर्फ 25 साल थी और इनकी प्राइमरी एजुकेशन देहरादून के दून स्कूल से हुई थी। इसके आगे की स्कूलिंग उन्होंने स्विट्जरलैंड के एक बोर्डिंग स्कूल से पूरी की थी। अब क्योंकि उनका पढ़ाई में कोई खास इंटरेस्ट नहीं था, इसलिए उन्होंने यूनिवर्सिटी में कभी एडमिशन ही नहीं लिया। लेकिन हाँ, गाड़ियों के वो खूब शौकीन थे और उसके मैकेनिज्म में संजय गांधी को खूब इंटरेस्ट था। इसी के चलते उन्होंने इंग्लैंड के क्रीव सिटी में मौजूद रॉयल्स रॉय में 3 साल ट्रेनिंग भी ली, जिस वजह से उन्हें भारत के अंदर मारुति लिमिटेड में MD की पोजीशन सौंपी गई। हालांकि परिवारवाद का मुद्दा उठाते हुए इस फैसले का लोगों ने काफी विरोध भी किया, लेकिन इंदिरा गांधी के सामने वो कहां ही टिक पाती। खैर, संजय गांधी ने इस कंपनी को चलाने की बहुत कोशिश की। कई बार कार्स को डिजाइन किया गया, उनके प्रोटोटाइप बनाए गए, लेकिन इसका कोई भी फायदा नहीं हो पाया। यहाँ तक कि वो एक भी कंप्लीट कार नहीं बना पाए थे। इसी के चलते उन्होंने इंटरनेशनल ब्रांड के साथ मिलकर काम करने की सोची, ताकि उनकी टेक्नोलॉजी का फायदा मारुति को भी मिल सके। इसी सोच के साथ उन्होंने फॉक्सवैगन के साथ पार्टनरशिप करने का प्रपोजल रखा, ताकि उस समय की उनकी वर्ल्ड फेमस कार बेटल की तर्ज पर इंडिया में भी 4 व्हीलर्स की मैन्युफैक्चरिंग की जा सके। थी और लगभग हर मामलों में ही उनका सीधा दखल हुआ करता था। यहाँ तक कि इमरजेंसी के दौरान
लोगों पर हुए कई तरह के अत्याचार के लिए संजय गांधी को ही जिम्मेदार माना जाता है, जैसे कि इमरजेंसी के दौरान जबरदस्ती नसबंदी कराना और स्लम्स को खाली कराना। ये उनके कुछ ऐसे प्लान्स थे जिसके वजह से लाखों लोगों की जिंदगियां तबाह हो गई थी। यही सब काम करने में संजय गांधी इतना ज्यादा बिजी हो गए थे कि उनका ध्यान मारुति लिमिटेड से पूरी तरह से हट गया, जिस वजह से कंपनी का मैनेजमेंट भी परेशान रहने लग गया था। लेकिन किसी के पास इतनी हिम्मत नहीं थी कि संजय गांधी को उनके पद से हटा पाए। खैर, जैसे तैसे मैनेजमेंट कंपनी के कामकाज को संभाल रहा था और उसे प्रॉफिटेबल बनाने की पूरी कोशिश की जा रही थी। फिर आया 21 मार्च 1977 का दिन, जब इमरजेंसी को हटा दिया गया। ऐसे में उम्मीद की जाने लगी कि संजय गांधी मारुति लिमिटेड पर ध्यान देंगे और कंपनी के ग्रोथ के लिए कुछ मेजर फैसले लिए जाएंगे। पर दोस्तों, लोगों का ऐसा सोचना भी बस एक सपना ही बनकर रह गया, क्योंकि इमरजेंसी के बाद हुए इलेक्शन में कांग्रेस बुरी तरह से हार गई और जनता पार्टी की जीत के बाद मोरारजी देसाई देश के नए प्राइम मिनिस्टर बनाए गए। इस इलेक्शन के बाद से ये कंपनी बंद कर दी गई और सभी लोगों को लगा कि मारुति लिमिटेड की कहानी बस यहीं तक थी। लेकिन दोस्तों, सही मायने में कंपनी की असल स्टोरी तो अभी शुरू होना बाकी थी। असल में इमरजेंसी के दौरान आरोपों के चलते इंदिरा गांधी को गिरफ्तार कर लिया गया था और इन सबसे ऐसी राजनीतिक हलचल हुई कि 1980 में ही आम चुनाव की नौबत आ गई। यहाँ संजय गांधी ने सभी को चौंकाते हुए कांग्रेस पार्टी में ऐसी जान फूकी कि 1980 में उनके कमाल के स्ट्रेटजी के चलते इंदिरा गांधी भारी मतों से जीतने के बाद वापस से सत्ता में आ गई और संजय गांधी कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी बनाए गए। इस तरह से एक बार फिर से मारुति सुजुकी को लेकर लोगों की उम्मीदें मानो जाग सी गई, क्योंकि संजय गांधी अभी भी अपने इस ड्रीम प्रोजेक्ट को पूरा करके देश के सड़कों पर ऐसी स्वदेशी कार दौड़ाना चाहते थे जिससे कि एक आम आदमी भी आसानी से अफोर्ड कर सके। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर भी किस्मत तो कुछ और ही कहानी लिख रही थी, क्योंकि 23 जून 1980 की सुबह एक प्लेन क्रैश में संजय गांधी की मौत हो गई और सबको यही लगने लगा कि उनका आम आदमी के लिए कार बनाने का सपना उन्हीं के साथ चला गया। लेकिन दोस्तों, यहाँ से आगे मारुति की कहानी बिल्कुल अपोजिट रही थी। संजय गांधी की मौत का इंदिरा गांधी पर बहुत ही गहरा सदमा पहुंचा था, क्योंकि वो उनके दाहिने हाथ थे जो कि हर प्रॉब्लम से बाहर निकालने के लिए अपनी जी जान लगा देती थी। संजय गांधी के जाने के बाद सबसे पहले तो इंदिरा गांधी ने खुद को संभाला और अपने बेटे के सपने को पूरा करने के लिए काम में लग गई। इसके लिए उन्होंने पब्लिक सेक्टर के फादर कहे जाने वाले डॉक्टर वी कृष्णमूर्ति की मदद ली और उन्होंने मारुति लिमिटेड को मारुति उद्योग लिमिटेड के नाम से दोबारा शुरू किया। इसके बाद 2 अक्टूबर 1982 को एक जापानीज कंपनी सुजुकी के साथ कंपनी ने एक जॉइंट एडवेंचर साइन किया, जिसके तहत ये एग्रीमेंट हुआ कि शुरू के 2 साल मारुति लगभग 40,000 गाड़ियां जापान से इंडिया में इंपोर्ट करेगी। अब वैसे तो संजय गांधी इस दुनिया में नहीं थे, लेकिन उनके सपने के सच होने की शुरुआत हो चुकी थी। डील के अनुसार स्टार्टिंग के 2 सालों तक तो कंपनी एक इंपोर्टर के तौर पर ही काम करती रही, लेकिन इस दौरान वो अपने सपनों को नहीं भूली थी। ये जापानीज कार काफी महंगी थी, इसलिए सरकार जल्द से जल्द अपनी स्वदेशी कार को लॉन्च करना चाहती थी। इसी के चलते कार इंपोर्टर के तौर पर काम करते हुए 1 साल के अंदर ही कंपनी ने हरियाणा के अंदर ही गुड़गांव में अपनी पहली फैक्ट्री ओपन कर डाली। और दोस्तों, इस फैक्ट्री में ही पहली बार बनाई गई थी मोस्ट पॉपुलर एंड आइकॉनिक कार मारुति 800। इस कार को 14 दिसंबर 1983 में लॉन्च किया गया और इसके सबसे पहले कस्टमर दिल्ली के रहने वाले हरपाल सिंह जी बने, जो कि इंडियन एयरलाइंस में काम करते थे। अब मारुति 800 की लॉन्चिंग से इंदिरा गांधी जी इतनी खुश और एक्साइटेड थी कि उन्होंने हरपाल सिंह जी को चाबी खुद अपने हाथों से सौंपी थी। इस कार के लॉन्च होने के बाद 4 व्हीलर सेक्टर में अलग ही हलचल देखने को मिली, जिसने पूरे मार्केट के मिजाज को ही बदल कर रख दिया। असल में 1983 से पहले तक देश में आम आदमी के लिए कोई भी कार नहीं थी। उस समय हिंदुस्तान मोटर्स की एम्बेसडर और कंटेसा कार बड़े नेताओं और सेठों के पास हुआ करती थी। वहीं बड़े घराने के लोग विदेशी और लग्जरी कार का इंपोर्ट करके उसका इस्तेमाल किया करते थे। अब बच गया आम आदमी, तो उसके लिए हमारा बजाज ही एक सॉलिड ऑप्शन हुआ करता था। और इनमें से किसी के पास भी थोड़ा सा ज्यादा पैसा है तो उन्हें बुलेट, राजदूत तक ही सीमित रहना पड़ता था। ऐसे में 800 की एंट्री से लोगों की खुद की कार का सपना ही नहीं रह गया। यही वजह थी कि मारुति 800 देखते ही देखते देश में बिकने वाली सबसे ज्यादा कारों में नंबर 1 बन गई, जिसने कई सालों तक इस पोजीशन को बनाए रखा। मार्केट में इसकी डिमांड का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि 1983 से 2014 तक मारुति 800 की 28 लाख से भी ज्यादा यूनिट सेल हो गई। कंपनी ने इसके अलावा भी कई सारे बेहतरीन कार्स देश को दी, जिसने कि लोगों की नीड्स को फुलफिल करने के लिए बनाया गया था। फॉर एग्जाम्पल, मारुति ने 1984 में मारुति 800 के इंजन के साथ ही मारुति ओमनी को लॉन्च किया था, जिसे कि आपने भी पुरानी बॉलीवुड की मूवी में किडनैपिंग सीन के टाइम पर जरूर देखा होगा। मारुति 800 की तरह ही मारुति की ओमनी ने भी कई सालों तक सड़कों पर राज किया। और बता दें कि इस कार का इस्तेमाल कई शहरों में लोगों की जान बचाने के लिए एज ए एम्बुलेंस भी किया जाता था। 1985 में कंपनी ने अपनी मोस्ट पॉपुलर एसयूवी जिप्सी को लॉन्च किया, जो कि ऑफ रोडिंग के लिए बहुत पसंद की गई।
साथ ही ये लंबे समय तक इंडियन आर्मी का भी हिस्सा रही है। और दोस्तों, ये तीनों कार इतनी ज्यादा पॉपुलर हुई कि इनकी मदद से मारुति इंडियन कार मार्केट में राज करने लगी। अब कंपनी का प्रॉफिट बहुत तेजी से बढ़ने लगा था, जिसे देखते हुए जापानीज कंपनी सुजुकी ने अपना शेयर मारुति में 26% से बढ़ाकर 40% तक कर लिया। इससे कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट बहुत बड़े लेवल में हुआ, जिसकी मदद से आगे कार का प्रोडक्शन शुरू हो गया और इन गाड़ियों को बाहर फॉरेन मार्केट में भी सेल किया जाने लगा। इसके बाद साल 1991 में लिबरलाइजेशन की शुरुआत हुई, जिसका फायदा उठाते हुए सुजुकी ने कंपनी में दोबारा से अपना शेयर को बढ़ाकर 50% तक कर दिया। लेकिन अब सवाल यह है कि कंपनी में शेयर का लिबरलाइजेशन से क्या कनेक्शन? असल में लिबरलाइजेशन से पहले ऐसा नियम था कि कोई भी फॉरेन कंपनी अगर इंडियन कंपनी के साथ जॉइंट वेंचर में काम करती है तो वो कंपनी 40% से ज्यादा शेयर की मालिक नहीं हो सकती। लेकिन देश में जब लिबरलाइजेशन की शुरुआत हुई तो उसके साथ साथ ये रूल भी खत्म हो गया और सुजुकी को कंपनी में अपना शेयर बढ़ाने का मौका मिल गया। अब मारुति और सुजुकी दोनों ही कंपनी में आधे आधे हिस्सेदार हो गई थी, इसलिए लॉन्च के बाद से इस कंपनी ने तो 2012 तक 1 करोड़ कार सेल करने का माइलस्टोन अचीव कर लिया था। इस तरह से एक तरफ कंपनी बेहतरीन कार के दम पर बहुत सारा प्रॉफिट बना रही थी, वहीं दूसरी तरफ सुजुकी भी कंपनी में अपने शेयर इंक्रीज करती जा रही थी। अभी की अगर बात करें तो सुजुकी की हिस्सेदारी 56% से भी ज्यादा हो गई है, यानी गवर्नमेंट के पास कंपनी के 44% शेयर होंगे। अब अगर ऐसा आप भी सोच रहे हैं तो आप भी गलत हैं, क्योंकि गवर्नमेंट ने 2003 से ही कंपनी से अपना शेयर कम करना शुरू कर दिया था और 2007 में वो अपने सारे शेयर बेचकर मारुति सुजुकी से पूरी तरह से अलग हो गई थी। यानी कि आज कंपनी के 56% शेयर जापानीज कंपनी सुजुकी के पास हैं और बाकी के 44% शेयर म्यूचुअल फंड और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास हैं। अब दोस्तों, गवर्नमेंट भले ही इससे एग्जिट हो गई है, लेकिन कंपनी अपनी कोर वैल्यू को आज तक नहीं भूली और यही वजह है कि मारुति 40% शेयर के साथ इंडिया की नंबर 1 कार कंपनी बनी हुई है। अब एक तरफ तो मारुति सुजुकी लोगों की पहली पसंद बन चुकी है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ ग्लोबल एनकैप क्रैश टेस्ट में इन कार्स को लो सेफ्टी रेटिंग मिल रही है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि इतनी अनसेफ होने के बाद भी मार्केट में मारुति सुजुकी की कार सबसे ज्यादा क्यों बिकती है? इसका कोई एक नहीं बल्कि मल्टीपल रीजन है और इसमें सबसे पहला है अफोर्डेबल प्राइसिंग। जैसा कि इस कंपनी को ही मिडिल क्लास लोगों के लिए शुरू किया गया था, इसलिए इसके कार के प्राइस हमेशा ही इतने लो रखे गए कि लोग इन्हें आसानी से अफोर्ड कर पाते हैं और हम इंडियंस अफोर्डेबिलिटी के सामने सेफ्टी की भी चिंता नहीं करते। दूसरा रीजन है इन कार्स का बहुत ज्यादा फ्यूल एफिशिएंट होना। असल में हम भारतीयों का माइंडसेट है कि कोई भी व्हीकल खरीदते समय सबसे पहले उसका माइलेज चेक करते हैं। हमारे लिए सेफ्टी और सिक्योरिटी जैसी चीजें इतनी मायने नहीं रखती हैं। इसके अलावा कंपनी ने पूरे देश में बहुत बड़ा डीलरशिप नेटवर्क बनाया हुआ है, साथ ही इनके सर्विस सेंटर भी हर जगह देखने को मिल जाएंगे। और इतना ही नहीं, मारुति सुजुकी की कार की टेक्नोलॉजी को हर एक मैकेनिक्स बहुत अच्छे से समझता है, इसलिए हर गली नुक्कड़ पर आपको इसके मैकेनिक्स मिल जाएंगे, जिससे कि कार की सर्विसिंग बहुत जल्दी ही ज्यादा आसान हो जाती है। जबकि दूसरे ब्रांड के साथ यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम रहती है कि उनके कार्स को लोकल मैकेनिक्स रिपेयर नहीं कर पाती और लोगों को ना चाहते हुए भी लोगों को छोटी छोटी चीजों के लिए अथॉरिटीज सर्विस सेंटर विजिट करना पड़ता है, जो कि लोकल मैकेनिक से कहीं ज्यादा गुना पैसा चार्ज करते हैं। इन सब के बाद कंपनी के पास बहुत ज्यादा प्रोडक्ट रेंज है, जिस वजह से लोगों की हर जरूरत और बजट के हिसाब से कोई ना कोई कार ऑप्शन जरूर मौजूद रहता है। और दोस्तों, इन्हीं सब रीजन की वजह से सेफ्टी के मामले में इतना बदनाम होने के बावजूद मारुति सुजुकी की कार धड़ल्ले से बिकती है।